नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारा एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है हमारा 3। ठीक है, 3 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट हो जाता है। और सारे जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हर बार जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपसे हर बार पूछे गए हैं। तो चलिए, देर बिल्कुल नहीं करेंगे, आपका समय कीमती है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज की जो क्लास है हमारी। प्रैक्टिस सेट है हमारा 3 नंबर। और पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, कृत कर्मणो कीर्ति इत्यनेन सूत्रेन का विभक्ति वृद्धि यते। तो यहाँ पर पूछा गया है, इसमें जो है जो कृत कर्मण्य और कृति है, इसमें कौन सा सूत्र है ये आपसे पूछा गया है। तो विभक्ति कौन सी है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति इसमें हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा। षष्ठी विभक्ति आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, और कृत्य कर्मणों कृति ये होती है इसमें इसमें जो है कृदंत के योग से कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति जो है मानी जाती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा। तो कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, राम रावण ममार में कौन सा लकार है। लकार आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन में 4 दिए गए हैं, लिट लकार है, लट लकार है, लट लकार है और लट लकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाता है आपका लिट लकार। राम रावण ममार, इसमें जो लकार है वो हो जाएगा लिट लकार। ठीक है, और ये लिट लकार जितने भी आपके होते हैं ये आपको सारे जो है याद कर लेने हैं। किताब में से देखकर जो है आपको याद कर लेना, क्योंकि इनसे आपका क्वेश्चन जो है हर बार आपकी परीक्षा में देखा गया है पहले भी। ठीक, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये याद कर लेना है। और यहाँ पर जो ये लंग लकार है ये आपका भूतकाल से संबंधित होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किससे हो जाएगा, तो ये आपका भूतकाल से संबंधित होता है। इसमें आपका जो राम रावण ममारा इसमें जो प्रयोग हुआ है वो आपका लिट लकार हो गया, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा। पितृ शब्द के जो प्रथमा बहुवचन में क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। पितृ शब्द के प्रथमा प्रथमा बहुवचन का रूप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो पितृ का प्रथमा बहुवचन बनेगा वो बन जाएगा यहाँ पर पितर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो पितर यहाँ पर बनेगा आपका। और इसी में जो है ये पूछा गया आपसे प्रथम और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति हो जाती है और ये बहुवचन का रूप आपका माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा 4 नंबर, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा। तो सज्जन का जो संधि विच्छेद है वो बनता है आपका सत प्लस जन। ठीक है, और ये किस में दिया गया है, सत प्लस जन, तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। संधि से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके एलटी ग्रेड और पीजीटी टीजीटी एग्जाम में। ठीक है, आप जैसी प्रवक्ता दे रहे हैं उसमें भी जो है आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सत प्लस जन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है। आंख का काजल चुराना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। ठीक है, तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल हमारे सामने थी चीजें और उसको कोई चुरा के ले गया, तो वहां पर जो है कहा जाएगा कि आंख का काजल जो है वहां पर चुराया गया है। ठीक है, इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है। किस वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है। तो जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हैं उसको जाति स्मारक कहा जाएगा, तो ये तो आपका यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, उसको जाति स्मारक नहीं कहा जाता है। जिसका यौवन छत नहीं हुआ है वो छत यौवन नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ईश्वर पर विश्वास करने वाला वो नास्तिक नहीं होता है, वो आस्तिक होता है। और कलम की कमाई खाने वाला मसीहजीवी, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा यहाँ पर सही लिखा गया है, तो केवल डी हो जाएगा जो आपका सही लिखा गया है, और बाकी जो है आपके गलत हो जाएंगे। बाकी के अर्थ भी आपको पता होने चाहिए क्या क्या हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जिसका यौवन छत नहीं हुआ है तो उसको कहा जाता है चिरयौवन। ठीक है,
चिर यौवन उसको कहा जाता है। इस तरह से जो है चिर यौवन बनता है। और यहाँ पर आपका आस्तिक बन जाता है जो विश्वास रखता है जो है ईश्वर में। ठीक, और ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य होगा। उसने खा लिया होगा कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। उसने खा लिया होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पर संदेहवाचक। ठीक है, तो संदेह तो दिखा रहा है कि उसने खा लिया होगा, कंफर्म नहीं है। जहां पर भी कंफर्म नहीं होगा, कोई बात जो है निश्चित नहीं है, वहां पर जो है आपको संदेह ही जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि उसने खा लिया होगा हमें कंफर्म नहीं है, हम केवल संदेह के आधार पर कह रहे हैं कि उसने खा लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर संदेहवाचक जो है ये देखने को मिल जाएगा वाक्य। निम्नलिखित शब्दों में एक वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो ये अधीन नहीं होता है, इसका बनता है यहाँ पर अधीन। ठीक है, इस तरह से जो है अधीन बनता है, तो ये तो आपका गलत हो जाता है। अक्षम अकस्मात नहीं होता है, ये आपका अक्षमात होता है। मात, इस तरह से बनता है अक्षमात। ठीक है, ये आपका यहाँ पर भी जो है ये गलत दिखाया गया है। और एक आपका आकंड जो है वो इसी तरह से बनता है। और आकड़ तांडव जो है ये आकड़ तांडव नहीं होता, ये अकड़ तांडव होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनेगा यहाँ पर अकड़ तांडव। ठीक, तो ये भी आपका माना जाएगा गलत। ठीक है, आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो केवल बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बनता है हमारा आदान के लिए विलोम शब्द क्या होगा। आदान के लिए विलोम शब्द क्या होगा, तो आदान के लिए जो विलोम शब्द है वो हो जाता है यहाँ पर आदान और प्रदान। आदान करना या फिर किसी को प्रदान करना, आदान करना लेना और प्रदान करना उसी चीज को, तो वो हो जाएगा दूसरे को देने की बात यहाँ पर हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा, तो आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन बनता है अतिवृष्टि का उचित विलोम दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि किसको कहा जाता है, तो अतिवृष्टि कहा जाता है जब बहुत ज्यादा जो है बारिश हो जाती है, तो उसको जो है अतिवृष्टि कहा जाता है। और इसका जो विलोम बनेगा वो बनेगा जहां पर कम वृष्टि होगी, यानी उसको कहा जाएगा अनावृष्टि। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर माना जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम बनता है यहाँ पर अनावृष्टि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। कौन सा शब्द युग्म है जिसका जो भेद है वो सही नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर दिखाएगा जो अनिष्ट और अनिष्ट, तो अनिष्ट का मतलब होता है बुरा, तो ये तो आपका ठीक है। और अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठावान। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अचल, अचल तो पर्वत को ही कहा जाता है, और अचला जो है ये आपका नारी को नहीं कहा जाएगा। अचला किसको कहा जाएगा, तो अचला कहा जाता है आपका पृथ्वी को। ठीक है, तो अचला माने आपकी जो है यहाँ पर पृथ्वी कहा जाता है, पृथ्वी को। ठीक है, आपसे पूछा कौन सा सही नहीं, तो ये ही हो जाएगा जो आपका सही नहीं है। अंश माने हिस्सा, अंश माने हिस्सा होता है, और एक अंश माने होता है कंधा। तरंग माने लहर होती है, और तुरंग माने होता है घोड़ा, तो ये भी आपका करेक्ट है। आपके तीन यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं और एक आपका यहाँ पर इनकरेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। तो कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका सरोज नहीं है, पुरोज भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं कौन सा हो जाता है यहाँ पर। कामदेव का पर्यायवाची शब्द, तो कामदेव का जो पर्यायवाची बनेगा वो बनेगा यहाँ पर मनोज। ठीक है, मनोज जो है कामदेव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पर वो बनता है रश्मि। ठीक है, रश्मि जो है ये आपका किरण का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, रश्मि किसका है, तो ये किरण का पर्यायवाची है। और बाकी ये भी आपका सूर्य का पर्यायवाची है, अंशुमाली भी सूर्य का है और भास्कर भी सूर्य का है। इसके अलावा और सूर्य के कौन से होते हैं, तो जिनमें आपका दिनकर है, अंशुमाली, भास्कर, रवि, प्रभाकर, पतंग, सविता, हंस और आदित्य, इस तरह से जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द आपको बताना है।
तो देशज शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पर डिबिया। जहां पर आपको शब्द में ज्यादातर मोस्टली की बात हो रही है, जहां पर आपको ट देखने को मिलता है, तो इस तरह का ढ देखने को मिलता है, इस तरह से ढ देखने को मिलता है। ठीक है, वो ज्यादातर जो शब्द हैं आपके, वो आपके होते हैं जो है देशज। ठीक है, तो ज्यादातर होते हैं। जैसे अब सिलेट है, सिलेट जो है इंग्लिश शब्द है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। बाकी डिबिया जो है ये आपका देशी शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी ट्रिक हैं जिनसे आप क्वेश्चन को थोड़ा इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो है ये सभी जितने भी हमारे बचते हैं विदेशी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है यहाँ पर, कौन सा शब्द रूप तत्सम है? कौन सा यहाँ पर तत्सम है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 15 नंबर ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो कर्म है वो आपका माना जाएगा तत्सम। तो ये जो कर्म है इसका तत्सम, इसका जो तद्भव बनता है वो बनता है यहाँ पर काम। ठीक है, ये जो है इसका तद्भव रूप बनता है। ठीक है, आपसे पूछा गया तत्सम कौन सा, तो केवल कर्म जो है वो आपका तत्सम ही होता है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको ये शब्द देखने को मिल जाए, इस तरह से रे ऊपर लगा हुआ मिल जाए, वो ज्यादातर शब्द जो है आपके आते हैं तत्सम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। उपसर्ग किसको कहा जाता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो उपसर्ग है जो शब्द के पहले लगता है। ठीक है, शब्द के आगे लगने वाले जो आगे लगने वाले को जो है उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, जो शब्द के आगे लगता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। अब स्वाभाविक और स्वागत, इनमें कौन कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसके लिए हमें जो इन शब्दों को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम इसको तोड़ेंगे स्वाभाविक को, तो स्वभाविक, तो स्वाभाविक कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये आ जाएगा स्व प्लस भाव और प्लस इक। ठीक है, तो इसमें जो उपसर्ग निकला है वो निकला है स्व। ठीक है, तो स्व निकला है यहाँ पर उपसर्ग। और अगर स्वागत को तोड़ेंगे तो स्वागत में आपका बनता है सु प्लस आगत। ठीक है, इस तरह से जो है सुआगत बन जाता है। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा आपका स्व और दूसरे में आ जाएगा सु, तो स्व और सु दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो यही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? उस शब्दांश को क्या कहेंगे जो किसी शब्द से पूर्व लगकर, पहले, यानी कि पूर्व का मतलब पहले है, तो किसी शब्द से अगर पहले लगेगा और उसके अर्थ को बदल देगा तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है यहाँ पर उपसर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। जैसे कोई हम शब्द लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं विहार, कुछ भी लिख दीजिए आप। ठीक है, तो विहार, तो वी, ठीक है, प्लस हार, इस तरह से जो है ये इसके अर्थ को जो है बदल देता है आगे लगकर। ठीक है, तो इस शब्दांश को जो है उसको उपसर्ग कहेंगे जो शब्द के पहले लगेगा और उसके अर्थ को बदल देता है। ठीक है, तो ये हो जाता है, हार के पीछे वी लगा देंगे तो ये विहार बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रत्यय से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो लौकिक शब्द में क्या प्रत्यय हो जाएगा? तो लौकिक, लोक प्लस इक, इस तरह से जो है ये यहां पर बनता है। कैसे बनेगा? तो ये बनेगा लोक प्लस इक। ठीक है, तो यहां पर क्या प्रत्यय, प्रत्यय लगता है जो शब्द के बाद में लगता है। तो शब्द के बाद में लगा है हमारा इक, और इक दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो शब्द के बाद में जो लगेगा वो आपका प्रत्यय होगा, और जो शब्द से पहले लगेगा वो होगा आपका उपसर्ग। ठीक, दोनों याद रखने हैं। इन युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? इन युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है वो आपको बताना है। तो 19 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो नीलोत्पलम, नीला है जो फूल, उसके बारे में जो है यहाँ पर कहा गया है। तो नीला है जो, जहां पर आपका है जो लग जाता है ना, नीला है जो, काला है जो, ठीक है जो, ठीक है, ये आपको शब्द याद रखना है जहां पर ये बीच में आ जाए, ठीक है, कंजक्शन के तौर पर, तो वहां पर जो है आपका कर्मधारय समास ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपका कर्मधारय समास है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 आनंद, अर्थात 10 हैं आनंद जिसके, तो जहां पर जिसके शब्द इस्तेमाल होगा, जिसके, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, यानी वो दूसरा अर्थ दे रहा है, तो वहां पर आपका बहुविग्री समास ही हो जाता है। ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा।
एक आ जाता है राम लक्ष्मणों अवयवी। तो राम और लक्ष्मण, जहां पर और आ जाता है ना, तो जहां पर बीच में ये और या योजक चिन्ह आ जाता है तो वहां पर आपका जो है बनता है द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा बनता है, तो वहां पर आपका द्वंद्व समास जो है देखने को आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर अवयवी लिखा है तो यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दिवारात्रि यानी दिन और रात्रि, तो दिन और रात्रि में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपका ये आपसे पूछा गया था जो सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही नहीं है। ठीक है, बाकी आपके जो है सभी सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन बनता है चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा, चौराहा यानी चार रास्तों का समूह या चार राहों का जो है समाहार वहां पर कहेंगे, तो इसको कहा जाता है द्विगु। जहां पर भी काउंटिंग की बात होती है तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा द्विगु समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जहां पर आपका संख्या का बोध होता है, जैसे चार राह, चौराहा, तीन गुना, पांच गुना, इस तरह जहां पर भी देखेगा तो वहां पर आपको जो है द्विगु समास देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रजाहित में कौन सा समास है, जो प्रजाहित है उसमें कौन सा समास है। 21 नंबर का एक क्वेश्चन है, प्रजाहित में कौन सा समास है। तो प्रजाहित में जो है आपको देखने को मिलेगा प्रजा के लिए हित, प्रजा का हित, तो वहां पर आपको जो है तत्पुरुष समास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुविग्री यहां पर नहीं होगा। ठीक है, वो हमने पहले बताया, जहां पर जिसके बारे में आ जाए यानी दूसरा अर्थ आता है तो उसको जो है कहा जाता है बहुविग्री। द्वंद्व जहां पर योजक चिन्ह आ जाता है वहां द्वंद्व हो जाता है। अवयव जहां पर अवयवी अवयव जो है आ जाए, जैसे यथासंभव, इस तरह से जहां भी मिलेंगे तो वहां पर आपका व्यवभाव समास आ जाता है। तो ये आपका जो सही है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन बनता है धर्म बुद्धि में समास है, तो धर्म बुद्धि में कौन सा समास है बताइए। धर्म बुद्धि में समास, तो धर्म बुद्धि में जो समास बनेगा वो बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्मधारय समास। ठीक है, धर्म में बुद्धि या धर्म है जो बुद्धि, ठीक है, धर्म बुद्धि उसको कहा जाएगा, तो वो कहा जाता है यहाँ पर कर्मधारय समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है पवन शब्द में कौन सी संधि है। पवन शब्द में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो जहां पर भी आपको अन्न देखने को मिल जाए, जैसे जैसे मिल जाएगा आपको पो प्लस अन, ठीक है, इस तरह से जब इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे तो पो प्लस अन जो है यहाँ पर ये निकल कर आएगा। और यहाँ कहीं भी आपको इस तरह का शब्द देखने को मिले तो वहां पर आपको जो है अयादि संधि देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कौन सी संधि है, अयादि संधि है। और कौन कौन से शब्दों में आपको जो है अयादि संधि मिलेगी, तो एक तो आपका पवन हो जाता है, एक आपका इसी तरह से नयन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी कौन सी संधि है, यहाँ पर भी आपकी जो है अयादि संधि है। यहाँ पर जो है आपके शब्द के बाद में जो है ए, आओ, इस तरह के शब्द जहां पर देखने को मिल जाएंगे वहां पर आपको जो है देखने को मिल जाएगी आपकी अयादि संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर कै प्लस अपी की संधि क्या होगी। संधि से भी काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं। कै प्लस अपी की संधि क्या होगी, तो कै प्लस अपी की जो संधि बनती है वो बनती है कौश पी। ठीक है, इस तरह से जो है लिखा जाता है। ठीक है, तो ये लिखा जाता है इस तरह से, को बीच में इस तरह से सह दिया जाता है और यहाँ पर कौश पी। ठीक है, तो ये बनती है यहाँ पर इसकी करेक्ट आंसर। और यहाँ पर आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, कै प्लस अपी। ठीक है, तो कौश पी इसको कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है उच्चिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जो उच्चिष्ट शब्द है उसका शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उसका जो सही संधि विच्छेद है वो बनता है यहाँ पर उत प्लस शिष्ट। और ये किस में दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका उत प्लस शिष्ट। ठीक है, तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये सही संधि विच्छेद इसका हो जाएगा। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, ये जो है आपने पहले भी पढ़े होंगे। ठीक है, और बार बार इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो दिग्गज, दिग प्लस गज, दिग प्लस गज, तो ये किस में दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है,
तो ये हो जाता है यहाँ पर दिक प्लस गज। ठीक, तो ये कहा जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन जो है हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते रहेंगे। उत्श्रृंखलन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जो उत्श्रृंखलन शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जो उत्श्रृंखलन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा उत प्लस श्रृंखला। उत प्लस श्रृंखला किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और ये शब्द जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। इस तरह के कुछ जो है कठिन को सवाल भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे और कुछ जो है इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। सभी कठिन नहीं होते हैं और सभी जो क्वेश्चन है वो आपके इजी भी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? अत्याचार, तो अत्याचार को जब हम तोड़ेंगे तो वहां बनेगा अति प्लस आचार। तो क्या बनता है? अति प्लस आचार। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर अत्याचार। और अत्याचार में संधि कौन सी है? तो यहाँ पर जो संधि बनेगी वो बनेगी यन संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जहां पर आपका जो शब्द है वो आपका एक शब्द आधा और यहाँ पर आपको तय ये या जहां पर आपको ये इस तरह से दो शब्द देखने को मिल जाए, ये ट्रिक है इसकी। जहां पर आपको पहला शब्द आधा और दूसरा शब्द पूरा देखने को मिल जाए वहां पर आपकी जो है ये यन संधि मानी जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप जो है अपना दिमाग लगाएंगे उससे भी आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर लगने वाला है आपका बहुवचन और बहुवचन दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ये ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा साधु आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे साधु हैं जो आ रहे हैं। कविता का बहुवचन क्या है? कविता का बहुवचन, तो कविता का जो बहुवचन बनेगा वो बनेगा कविताएं। और कविताएं किस तरह से लिखा जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो कविताएं ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कविताएं ऐसे नहीं लिखा जाएगा और ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा। जो सही कविताएं लिखा जाएगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। ठीक है, तो कविताएं ये आपका लिखा जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कविताएं किस तरह से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग शब्द को पहचानने की जो सबसे बढ़िया ट्रिक है वो होती है शब्द को बोल कर देखना। ठीक है, वो जा रहा है, खा रहा है, ठीक है, इस तरह से आप अगर बोल कर देखेंगे तो आपकी समझ में जल्दी आ जाएगा। चार ऑप्शन होते हैं, एक एक सेकंड में जो है आप चारों के आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर टकसाल, टकसाल में जो है पैसे छपते हैं, तो ये ही जो है आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग बन जाएगा। घर जो है हमेशा जो है आपका ये पुल्लिंग ही रहेगा। ठीक है, घर जो है आपका पुल्लिंग रहेगा। दाग जो है, दाग हमारा हमारे शरीर पर दाग होता है, तो ये भी आपका यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, खीरा खाया जाता है, तो जहां पर भी इस तरह से आप बोल कर देखेंगे वो भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, टकसाल जो है वो आपकी स्त्रीलिंग की श्रेणी में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। जो अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाता है आपका, एक तो उनके साथ प्रयुक्त क्रिया। ठीक है, ये आपका लिंग निर्णय का आधार माना जाता है। तो उनके साथ प्रयुक्त क्रिया ये हो जाता है अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार। और दूसरा यहाँ पर जो है उनके साथ जो प्रयुक्त विशेषण होता है वो भी जो है लिंग निर्धारण का जो है आधार बनता है। तो इस तरह से ए और बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और यहाँ पर हम जो है 120 क्वेश्चन का जो है पूरा प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट नंबर है हमारा 3। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, वो आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहां पर आपको इससे पहले सभी वीडियो मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो ये तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है क्वेश्चन, दही क्या है? तो दही जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द माना जाता है। ठीक है, तो दही क्या है? तो दही जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि दही जो है खाया जाता है, खाई नहीं जाता है। ठीक है, तो दही क्या है? दही एक पुल्लिंग शब्द है और इसको जब बोलते हैं तो इसको बोलते हैं दही खाया जाता है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द यहाँ पर आपको बताना कौन सा हो जाएगा। दया, बुढ़ापा, निर्धनता, दुर्घटना।
पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? तो दया जो है दिखाई जाती है, तो यहाँ पर तो ये होगा नहीं, दया दिखाई जाती है, ठीक है। इस तरह से बोल के आप देखेंगे तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया। निर्धनता आती है, तो निर्धनता आती है, अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको निर्धनता आ जाएगी, ठीक है। दुर्घटना होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल कर देखेंगे तो आपकी समझ में सारा जो वाक्य है वो आ जाएगा। और बुढ़ापा आता है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बुढ़ापा आता है। तो जहां पर भी आपका पुल्लिंग देखने को मिले ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। बुढ़ापा क्या है? तो बुढ़ापा जो है यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। इसके बाद इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहां पर भी आपसे पूछा गया है कौन सा पुल्लिंग है। तो डिबिया क्या है? डिबिया जो है ये जलाई जाती है, ठीक है, ये आपको पता होगा, पहले डिबिया जो है गांव में जलाई जाती थी। तो डिबिया क्या है? डिबिया जलाई जाती है। दात्री होती है जो दान देने वाली है, ठीक है, दान देने वाली को जो है दात्री कहा जाएगा। जीव जो है हमारी कैसी है? जीभ जो है ये हमारी काली है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बोल कर देख सकते हैं। और खटमल जो है ये काटता है, ठीक है, काटता काटता है, ठीक है, खटमल जो है काटता है, काटती नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो पुल्लिंग शब्द बनेगा वो बनेगा यहाँ पर खटमल। और अगर खटमल का स्त्रीलिंग बनाना है तो वहां पर आपको लिखना होगा मादा खटमल, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ पर इसका फिर स्त्रीलिंग बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कर्म कारक की विभक्ति क्या है? जो कर्म कारक है उसकी विभक्ति क्या हो जाएगी? कर्म कारक की विभक्ति 36 नंबर ये क्वेश्चन हो जाता है। और टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे आपको, सारे क्वेश्चन बेहतरीन मिलेंगे। कर्म कारक की विभक्ति है तो कर्ता ने कर्म को आ जाएगा यहाँ पर आपका इसकी विभक्ति, ठीक है। तो कैसे होता है? तो ये हो जाता है जब कर्ता ने, ठीक है, इसका आ जाएगा यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो ये आपकी जो है विभक्ति होती है सभी तरह की। करण से, ठीक है, तो इनको आपको याद रख लेना है। करण से के द्वारा इस तरह से आता है। एक फिर आता है आपका संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए। और उसके बाद आ जाता है आपका अपादान जो अलग होने के रूप में होता है, ठीक है, अपादान से जो अलगाव की स्थिति दिखाता है। इसके बाद आ जाता है आपका संबंध जिसमें आपका का की रा री रे आ जाता है, ठीक है। और एक आता है आपका अधिकरण, ठीक है। अधिकरण में देखने को मिलेगा आपका मे पे पर, ठीक। और लास्ट होता है आपका जो संबोधन है, ठीक है। तो संबोधन में क्या देखने को मिलेगा? तो संबोधन में हे, अरे, इस तरह के जो शब्द हैं वो देखने को आपको मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो बनता है कारक के भेद कितने हैं। तो कारक के भेद हमने भी आपको बताए, कारक के भेद हो जाते हैं यहाँ पर 8, ठीक है। कितने भेद हैं कारक के? तो कारक के जो हैं 8 भेद हो जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित वाक्यों में को निम्नलिखित वाक्यों में एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है वो आपको बताना है। करण कारक के विभक्ति चिन्ह का, करण कारक यानी करण से के द्वारा, ठीक है, इस तरह से जो है वो उसकी विभक्ति का जो चिन्ह है वो हो जाएगा से के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा, ठीक है। अब ये जिसमें भी आ जाए वो ही आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पैरों से चलना, तो ये तो ठीक है। प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज, तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। तो यहाँ सभी में जो है से विभक्ति दी गई है, तो यही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। आकाश से गिरी एक बूंद, तो जहां पर गिरी, जहां पर अलग होने का भाव आता है वहां पर जो है अपादान देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। रेल से उतरा मुसाफिर, तो यहाँ पर भी जो है रेल से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो है अपादान का रखा जाएगा, ठीक है। और पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पर भी जो है आपको अपादान कारक ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है सभी जो है यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। और आपसे पूछा गया था करण कारक, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है मेरी लड़की कौन है? वाक्य में कौन सा कारक है? मेरी लड़की कौन है, यानी यहाँ पर संबंध की बात हो रही है, ठीक है। तो मेरी लड़की कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर संबंध बता रहे कि मेरी लड़की है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है संबंध की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द है जो विशेषण है?
तो विशेषण जो शब्द बनेगा ये बनता है आपका सोतेला। ठीक है, बोलकर आप देख सकते हैं सोतेला भाई। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई लिखेंगे तो भाई जो है विशेष्य हो जाएगा और ये इसका जो है विशेषण हो जाएगा। इस तरह से आप इसको बताएंगे। तो मेजपोश जो है ये एक संज्ञा हो जाएगी, मिठास जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी और सरलता जो है ये भी आपकी संज्ञा हो जाएगी। बाकी सभी संज्ञा दी गई हैं और केवल जो सोतेला है वो आपका यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। और वाक्य में प्रयोग करके आप इसको देख सकते हैं। जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपकी समझ में ज्यादा बेटर तरीके से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है वह ऊपर नीचे जाता रहता है। वह ऊपर नीचे जाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद क्या है? तो अव्यय पद आपको बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पर, वह ऊपर नीचे जाता रहता है। तो अव्यय किसको कहा जाता है? तो अव्यय कहा जाता है जब किसी लिंग जब किसी रूप में लिंग वचन या फिर कारक के द्वारा जो है कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है तो वहां पर जो है अव्यय आ जाता है। ठीक है, उसको जो है अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है? तो यहाँ हो जाता है आपका ऊपर नीचे। आपकी जो है जो वाक्य है वो आपका स्त्रीलिंग हो चाहे कुछ हो, वहां पर जो ऊपर नीचे है ये आपका सेम रहेगा। ठीक है, ऊपर नीचे, वह ऊपर नीचे जाता रहता है। अब या इसको ऐसे बोल दो कि वह ऊपर नीचे जाती रहती है। ठीक है, लेकिन ये ऊपर नीचे जो है ये अव्यय हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी जो है चेंज नहीं होगा। कोई भी जो है क्या कहते हैं उसको, विकार जो है उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ पर रहते का रहती हो सकता है, जाते का जाते हो सकता है, जाति हो सकता है, वह का भी जो है आपका वे हो सकता है, लेकिन ऊपर नीचे का जो है वो सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन बनता है राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। राम धीरे धीरे टहलता है, तो राम धीरे धीरे टहलता है, तो इसमें आपको बताना है क्रिया की विशेषता क्या है। तो राम टहलता तो है लेकिन कैसे टहलता है, तो विशेषता हो जाएगी कि वो धीरे धीरे टहलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो आपकी जो विशेषण बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और विशेषण जो है चार प्रकार के होते हैं जिनमें रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक जो है ये आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्रिया की विशेषता, जो बताते हैं उनको कहा जाता है आपका क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस शब्द भेद का प्रयोग नाम पद के स्थान पर नहीं होता है? किस शब्द का जो किस नाम पद के स्थान पर नहीं होता है शब्द भेद का प्रयोग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्रिया का जो है प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। किसी शब्द भेद का प्रयोग जो है वो नाम पद के स्थान पर नहीं होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक कथन सही है, कौन सा हो जाएगा? कौन सा कथन यहाँ पर सही है वो आपको बताना है। 44 नंबर ये क्वेश्चन हो जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, सही आपको बताना है। तो सबसे पहले दिया गया है जो आपका सभी स्वर सघोष होते हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल पहला ही जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी जो स्वर हैं वो आपके सघोषी होते हैं। ठीक है, सघोष होते हैं आपके सभी स्वर। और सभी स्वर जो अघोष होते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। सभी स्वर सघोष अघोष दोनों दोनों नहीं होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सभी स्वरों में घोषत्व नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ए ही जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष की बात हो रही है। ठीक है, अघोष में आपको पता होना चाहिए, अगर आपने जो है वर्णमाला पढ़ी है तो उसमें जो आगे वाले शब्द हैं उनको जो है अघोष कहा जाता है। ठीक है, जो आगे वाले शब्द हैं उनको अघोष कहा जाता है। और जैसे आपका कै, ख, ग, घ और न। ठीक है, तो ये जो पहले दो हैं ये आपके अघोष हो जाएंगे और बाद के जो तीन हैं ये आपके शघोष हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके अघोष हो जाएंगे और बाद वाले आपके सघोष हो जाएंगे। इस तरह से अघोष सघोष जो है आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा जो ग और गह है ये आपका सघोष हो जाएगा। आपसे पूछा है अघोष कौन सा है, तो डै और डै ये भी आपका जो है सघोष हो जाएगा और दै और ध जो है ये भी आपका जो है सघोष हो जाएगा। लेकिन पै, फै, बै इस तरह से जो है ये आपके पहले दो में जो है यहाँ पर आ जाते हैं पै और फै। ठीक है, तो यही आपका जो है अघोष हो जाएगा। यानी आगे आने वाले दो शब्द जो हैं, जितने भी हमारे 25 शब्द होते हैं उनमें जो पहले दो होते हैं वो जो है आपके अघोष कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है द्रव्य श्रव्य काव्य में काव्य से क्या अभिप्राय है? जो द्रव्य श्रव्य काव्य से अभिप्राय है तो वो हो जाता है देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सके।
दृश्य भी है और श्रव्य भी है। तो दोनों चीजें यहाँ क्वेश्चन देखकर ही आप बता सकते हैं, जो दृश्य भी है और श्रव्य भी है। तो इसमें आपका देखने के साथ साथ जिसको सुना भी जा सके, जैसे जो आजकल हिंदी फिल्में आती, जो फिल्म आती है, पिक्चर जिसको कहा जाता है, तो वो जो है दृश्य भी है और वो जो है श्रव्य भी है। तो उसी को जो है दृश्य श्रव्य काव्य से जो है अभिप्राय माना जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? मुस्लिम शासकों के समय, तो मुस्लिम शासकों के समय जो हमारी भाषा थी वो थी आपकी अरबी और फारसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी आपके भारत में न्यायालय थे सभी में जो है अरबी फारसी ही बोली जाती थी। और जिस समय फिर अंग्रेज आ जाते हैं तो अंग्रेजों के जो शासनकाल में जो भारत की भाषा हो जाती है वो हो जाती है फिर यहाँ पर अंग्रेजी। ठीक है, जब अंग्रेज आते हैं तो वो अंग्रेजी अपनी साथ लाते हैं। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? हिंदी के अंतर्गत पूछी गई हैं कितनी बोलियां हैं हिंदी के अंतर्गत? तो हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो मानी जाती हैं 17। कैसे पता करेंगे? तो एक जो आप नोट लेंगे, जो हमारे पैसे होते हैं रुपये का नोट, तो नोट पर जो है 17 भाषाओं में जो है लिखा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे भी आपसे कई बार जो है ये भी पूछा गया है, जो आपका 10 20 30 रुपये का 10 20 50 जितने का भी नोट होता है उस पर जो है 17 भाषाओं में लिखा रहता है। ठीक है, 10 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से जो है वहाँ पर लिखा हुआ आपने देखा होगा, और इसमें 17 भाषाओं में ही वो लिखा होता है। पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? जो पावरी है किस बोली से संबंधित है? तो पावरी जो है ये बोली जाती है आपकी बुंदेलखंड से। ठीक है, बुंदेली से ही संबंधित आपकी हो जाएगी पावरी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी में आपकी ब्रज आती है, ये पश्चिमी हिंदी में आ जाएगी। बांगरू जो है ये भी पश्चिमी हिंदी में आ जाएगी, और कन्नौजी भी आ जाएगी। लेकिन जो बघेली है ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। जो बघेली है ये आती है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, ये सभी का आपको पता होना चाहिए भाषाओं का। ये इससे भी आपका जो है एक क्वेश्चन तो 100% बनता ही है भाषाओं से लेकर। ठीक है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो एक तो आपका 100% क्वेश्चन है, भाषाओं को आपको जो है यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? राजभाषा से क्या अभिप्राय है? तो राजभाषा से जो अभिप्राय है वो होता है आपका सरकारी कार्यालय की भाषा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। राजभाषा वो होती है जो हमारे सभी सरकारी कार्यालयों में जो है इस्तेमाल की जाती है। आपसे एक क्वेश्चन और बनता है, जो हमारी हिंदी भाषा है वो जो है हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, कब ये घोषित की गई थी? तो ये मनाया जाता है आपका, पहले तो ये घोषित की गई थी 14 सितंबर और 1949 को। ठीक है, और इसी वजह से 14 सितंबर को जो है हिंदी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संविधान में ली गई है, संविधान की भाषा घोषित की गई है? तो ये हो जाता है आपका 373, आर्टिकल 343। ठीक है, 343 का एक, जिसके अंतर्गत जो है इसको भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। और इसकी जो लिपि है वो भी आपसे पूछ ली जाती है, तो लिपि हो जाती है यहाँ पर इसकी देवनागरी। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा था? जो वर्तमान हिंदी है खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इस वजह से इसका जो नाम है वो पड़ जाता है खड़ी बोली। और ये किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आपकी पश्चिमी जो है क्षेत्र में। ठीक है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, इस तरह से जो है ज्यादा बोली जाती है पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताई, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताई, इनमें कौन सा अनुप्रास है? कौन सा अनुप्रास है? चार अनुप्रास यहाँ पर दिए गए हैं आपके। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि इसमें अनुप्रास है। ठीक, तो यहाँ पर जो है विपत्ति विपत्ति दो बार आ रहा है। ठीक है, सुमंगल भी दो बार आ रहा है, जैसे विपत्ति विपत्ति सुमंगल। ठीक है, विपत्ति सुमंगल विपत्ति सुमंगल, ये जो है दो बार यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो इस तरह से शब्द आपको देखने को मिले तो वहाँ पर आपका हो जाता है लाटानुप्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आपका
माना जाएगा। विपत्ति सुमंगल और विपत्ति सुमंगल दोनों जगह सेम देखने को मिलेगा। इस तरह से आपका हो जाता है लाटानुप्रास। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह से देख लिया है। अगला क्वेश्चन है, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका लुप्तोत्मा। ठीक है, लुप्तोत्मा अलंकार देखने को यहाँ पर आपको मिल जाता है। और इसमें लुप्तोत्मा में जहाँ उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण में कोई एक भी जो है लुप्त हो जाए, वहां जो है ये अलंकार होता है, जिसे लुप्तोत्मा अलंकार कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो उदाहरण है वो है जो है जैसे मुख चंद्रमा के समान। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लुप्तोत्मा अलंकार माना जाता है। ठीक है, मखमल के झूले तो मखमल नहीं है। ठीक है, झूलों को जो है मखमल बता दिया गया है। और हाथी सा टीला, तो टीले को जो है हाथी का जो है वहां पर आरोप कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है ये, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य कौन सा है? इस तरह से आपको पढ़ना है और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में इसी तरह से। ठीक है, और ये काफी अच्छे जो है क्वेश्चन, अच्छे लेवल के जो है क्वेश्चन होते हैं। हर कोई जो है क्वेश्चन को नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको जो है काफी अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। सबको जानो तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है? तो ये हो जाता है यहाँ पर पुनरुक्ति दोष। ठीक है, पुनरुक्ति दोष जहाँ पर जगत और जहान जो है एक ही, जो जगत और जहान इन दोनों का जो है एक ही मतलब है। ठीक है, इन दोनों का जहाँ पर एक ही मतलब आपको देखने को मिले, वहां पर जो है पुनरुक्ति पुनरुक्ति हो रही है, लेकिन वो भी गलत हो रही है। ठीक है, जगत और जहान एक को ही कहा जाता है। ठीक, इस तरह से आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कौन सा दोष है? तो यहाँ पर जो है पुनरुक्ति दोष है। चंपू के दो भेद बताइए। चंपू के दो भेद हैं, तो चंपू के दो भेद आपको बताने हैं। चंपू के दो भेद आपको बताने, कौन कौन से हो जाएंगे चंपू के दो भेद? तो यहाँ पर हो जाएंगे चंपू के दो भेद। इसमें आ जाते हैं आपके विरुद्ध और कर्म वाक्य। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, काशिका है। तो काशिका क्या हो जाएगी? काशिका है, काशिका आपको बतानी है क्या हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की जो है एक टीका हो जाती है, और इसी को कहा जाता है आपका काशिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दीप जले संग बजे के रचनाकार हैं। दीप जले संग बजे के रचनाकार, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो यहाँ पर हो जाता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और दीप जले संग बजे का जो रचनाकार है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, विद्या की दृष्टि से अस्थि और भौतिक कीर्ति क्या है? जो अस्थि और भौतिक कीर्ति है वो क्या हो जाएगी? तो अस्थि और जो भौतिक कीर्ति है ये हो जाती है आपकी एक आत्मकथा। और ये आत्मकथा किसकी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आत्मकथा है ये हो जाती है आपकी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। तो किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? किस कृति की रचना का जो आधार है वो कठोपनिषद है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 60 हो जाता है। आधे जो क्वेश्चन है वो हम कर लिए हैं। यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो इनमें से किस कृति की रचना का जो आधार है वो कठोपनिषद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ये आत्मजयी। ठीक है, बी हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। और ये किसकी हो जाएगी? जो आत्मजयी है ये किसकी हो जाती है? तो ये हो जाती है कुंवर नारायण कृत। ठीक है, कुंवर नारायण की जो है ये हो जाती है आपकी क्या? ये हो जाती है आत्मजयी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ?
जो आचार्य शुक्ल का निबंध है चिंतामणि, वो सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो चिंतामणि जो है सबसे पहले जो प्रकाशित होता है वो होता है विचार वीथी के नाम से, ठीक है। और इसका ईयर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रकाशित होता है आपका 1930 में, विचार वीथी के नाम से 1930 में जो है ये प्रकाशित होता है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है। जो प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है वो क्या हो जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 62 का, वो हो जाता है यहाँ पर विनोद प्रियता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक है। निठल्ले की डायरी, तो निठल्ले की जो डायरी है वो हो जाती है हरिशंकर परसाई की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। हरिशंकर परसाई द्वारा जो है ये लिखा गया है और एक हास्य व्यंग निबंध है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो है पगडंडियों का जमाना, ठीक है, इस तरह से जो कई सारी और भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठलवा क्लब निबंध संग्रह के लेखक कौन है? जो ठलवा क्लब निबंध संग्रह है उसके लेखक कौन है? तो ठलवा संग्रह जो निबंध के लेखक है वो हो जाते हैं आपके गुलाब राय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? कफन कहानी में दो पात्र हैं, घीसू और माधव, और ये कफन की उसमें जब बात होती है तो कफन के जो पैसों का वो क्या करते हैं ये आपको बताना है। तो कफन के पैसों से जो है वो पूड़िया खरीद कर खाते हैं, ठीक है। और पूड़िया खाते हैं और वहां पर जो है वो शराब भी पीते हैं, ठीक है। दोनों चीजें वो करते हैं वहां पर, और उसमें बोतल भरकर जो है शराब भी पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त दोनों जो है वो काम करते हैं। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यही आपका करेक्ट हो जाएगा। भीष्म साहनी द्वारा रचित संग्रह नहीं है। भीष्म साहनी द्वारा जो रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो ये जो कहानी संग्रह नहीं है भीष्म साहनी द्वारा रचित, इसमें हो जाता है आपका भाग्य रेखा भीष्म साहनी की है, वाचड़ू ये भी है और निशाचर ये भी है। लेकिन जो काठ का सपना है ये आपका भीष्म साहनी का नहीं है। जो आपका काठ का सपना है ये किसकी हो जाएगी? तो काठ का जो सपना है ये हो जाती है आपकी मुक्ति बोध की, ठीक है। मुक्ति बोध को जानते हैं, मुक्ति बोध से कई क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, ठीक है। काठ का सपना आपका मुक्ति बोध की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? कानों में कंगना कहानी के लेखक, तो ये हो जाते हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह, ठीक है। क्या कहानी का नाम है? तो कानों में कंगना, कहानी के जो लेखक है राधिका रमन प्रसाद सिंह हो जाते हैं। कानों में कंगना कब आती है? तो ये आती है आपकी 1913 ईस्वी में, ठीक। कभी कभी ईयर भी आपसे पूछ ही ले जाते हैं कहानियों के। कोशिका घटवार कहानी के लेखक कौन है? जो कोशिका घटवार है इस कहानी के लेखक कौन है? तो कोशिका घटवार कहानी के जो लेखक है वो हो जाते हैं शेखर जोशी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। शेखर जोशी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ताई कहानी के लेखक कौन है? जो ताई कहानी है उसके लेखक कौन है? तो ताई कहानी के जो लेखक है वो हो जाते हैं यहाँ पर विशंबर नाथ शर्मा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा खंजन नयन के रचनाकार हैं। जो खंजन नयन है उसके रचनाकार कौन है? तो खंजन नयन के जो रचनाकार हैं वो माने जाते हैं अमृतलाल नागर, ठीक है। डी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इसी तरह से आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। खंजन नयन के रचनाकार अमृतलाल नागर हो जाएंगे। मैलांचल का प्रकाशन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है। मैलांचल सबसे पहले ये पता होनी चाहिए किसकी है। तो ये हो जाती है आपकी फणीश्वर नाथ रेणु की, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। कब आई थी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये आ जाती है आपकी 1954 में, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ये रचित है। 1954 में जो है इसका प्रकाशन होता है, ठीक है। तो बी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा।
गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग हुआ है। व्यंजनापूर्ण प्रयोग हुआ है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। कठिन भाषा, तो कठिन भाषा जो है किसी की भी नहीं होती, यही आपका जो है अपने कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ अपना दिमाग लगा कर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो कठिन जो भाषा है वो कभी भी नहीं होती है किसी भी जो है, जो भी हमारे उपन्यास, नाटक या जो आत्मकथा होती है, कभी जो है कठिन भाषा का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता है। और सरल बोलचाल की भाषा, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा कौन सा गलत है, तो सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? सुरंग में सुबह उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो हो जाते हैं मिथिलेश्वर, ठीक है। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हो जाते हैं आपके मिथिलेश्वर। अगला क्वेश्चन बनता है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल अभी आपने बताया 1954 में जो है इसका प्रकाशन हुआ है, और ये किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये हो जाता है एक आंचलिक उपन्यास, ठीक है। सी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? जो बामन दास है इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो ये हो जाता है मैला आंचल का, ठीक है। ये एक पात्र है जो बामन दास है, मैला आंचल उपन्यास का एक पात्र हो जाता है, ठीक है। आपसे कई तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बामन दास जो है किसका पात्र है, या फिर मैला आंचल में जो पात्र है उसका क्या नाम है, ठीक है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? 76 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा। और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास हो जाता है आपका परीक्षा गुरु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम जो प्रयोग है तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया गया है। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं, मैल आंचल में यह वाक्य किसका है? गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं, मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? तो ये जो वाक्य है ये हो जाता है यहाँ पर प्रशांत का, ठीक है। डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विद्या की रचना है? इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विद्या की रचना है? तो ये हो जाती है आपकी उपन्यास, ठीक है। ठेठ हिंदी का जो ठाठ है वो विद्या, ये हो जाता है आपका एक उपन्यास, ठीक है। और इसके लेखक आपसे पूछे जाएंगे, तो ये हो जाती है आपकी जो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, उनके द्वारा जो है ये लिखी हुई है, हरिओद के द्वारा ये लिखी हुई है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा है? राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु उपन्यास लिखा है, तो ये लिखा है निस्सहाय हिंदू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। निस्सहाय हिंदू गोवध की समस्या का जो है निवारण करने हेतु इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना है? पहला माना है, कौन सा हो जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, ठीक है। डी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। इंदर सभा के लेखक कौन है? जो इंदर सभा है उसके लेखक कौन है? तो इंदर सभा के जो लेखक है वो हो जाते हैं यहाँ पर अमानत, ठीक है। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाता है विद्या सुंदर, ठीक है। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरा दरवाजा किस विद्या की रचना है? दूसरा दरवाजा किस विद्या की रचना है?
दूसरा दरवाजा जो है ये एक हो जाता है नाटक। ठीक है, ये नाटक हो जाता है। इसके लेखक भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो लक्ष्मी नारायण लाल इसके लेखक हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये नाटक हो जाता है दूसरा दरवाजा। अगला क्वेश्चन है, धुर स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? जो धुर स्वामिनी नाटक की रचना की है वो किसके द्वारा की गई है? तो धुर स्वामिनी जो नाटक है वो है आपका जयशंकर प्रसाद का, और ये इंपॉर्टेंट नाटक है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इसका प्रकाशन ईयर भी आपसे पूछा जाता है। तो ये जो प्रकाशन ईयर है वो हो जाता है इसका 1933। ठीक है, नाम क्या है? धुर स्वामिनी। स्कंद गुप्त, इस तरह के जो कई नाटक है, जैसे अजात शत्रु, जो नाम से जितने भी आपके होते हैं, चंद्रगुप्त, ये सभी जो है आपके जयशंकर प्रसाद के हो जाते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? उपयुक्त कथन जो है वो किस इतिहासकार का है? तो ये जो कथन हो जाएगा ये हो जाता है आपका रामचंद्र शुक्ल का। वी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिलहाल अगला जो क्वेश्चन है, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने माना है? जो स्कंदगुप्त है वो जयशंकर प्रसाद का है, और इसको श्रेष्ठ किसने माना है ये आपसे पूछा गया है। तो इसको जो श्रेष्ठ माना है वो माना है आपका रामचंद्र शुक्ल ने। बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। स्कंदगुप्त को जो श्रेष्ठ माना है वो रामचंद्र शुक्ल ने ही माना है। स्कंदगुप्त की रचना आपसे पूछी जाएगी, ये कब हुई है? तो ये हो जाती है आपके 1928 में। ठीक है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? कौन सा नाटक है जो भारतेंदु जी का नहीं है? तो भारतेंदु जी का इसमें भारत दूरदशा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछी गई है। प्रेम जोगिनी ये भी आपकी भारतेंदु की हो जाती है, और नील देवी ये भी भारतेंदु की है। लेकिन रणधीर प्रेम मोहिनी ये आपकी भारतेंदु की नहीं है। ये किसकी हो जाएगी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाती है लाला श्रीनिवास दास की। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास की हो जाएगी आपकी रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा भारतेंदु का नहीं है, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा हुआ है? कौन सा कवि है जो नकेनवाद से जुड़ा हुआ है? तो नकेनवाद से जो जुड़ा हुआ है वो हो जाता है केशरी कुमार। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। केशरी कुमार जो है ये नकेनवाद से जुड़ा हुआ है, और इनको जो है प्रपदवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं। तो ये हो जाते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं ये प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि माने जाते हैं। ठीक है, 90 का जो है आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कौन सी है जो इनमें से महाकाव्य नहीं है? तो महाकाव्य आपकी कामायनी जो है एक महाकाव्य हो जाएगी, और प्रिय परिवास जो है ये भी आपकी महाकाव्य हो जाएगी। लेकिन जो पल्लव है वो आपकी महाकाव्य नहीं होगी। तो डी जो है बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। और ये जो पल्लव है किसके द्वारा लिखी गई है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये लिखी गई है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। ठीक है, कामायनी और कामायनी जो है ये आपकी जयशंकर प्रसाद की हो जाती है, और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की हो जाती है। और प्रिय प्रवास किसकी है? तो प्रिय प्रवास जो है ये आपकी हो जाएगी हरिओद की। ठीक है, पूरा नाम आपको पता होगा, अयोध्या सिंह हरिओद। शेर सिंह शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। जो शेर सिंह है वो शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का संदेश, ये किसकी पंक्ति है? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, ये किसकी पंक्ति है?
तो ये जो पंक्ति है ये हो जाती है महादेवी वर्मा की। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कामायनी किसकी पुत्री थी। जो कामायनी है वो किसकी पुत्री है। तो कामायनी जो है ये काम की पुत्री हो जाएगी। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और कामायनी जो महाकाव्य है ये लिखा गया है आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जो है ये हो जाता है आपका कामायनी महाकाव्य। और कामायनी जो है पुत्री है आपकी काम की। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति नहीं है। जो सुमित्रा नंदन पंत है उनकी काव्य कृति नहीं है। तो जो दीपशिखा है ये आपकी सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। दीपशिखा हो जाती है आपकी महादेवी वर्मा की। किसकी हो जाएगी, महादेवी वर्मा की हो जाएगी। बाकी ग्राम्या, पल्लव और युगांत ये किसकी है, तो ये हो जाएगी आपकी सुमित्रा नंदन पंत की। अपराजिता के लेखक कौन है। जो अपराजिता है उसके लेखक कौन है। तो अपराजिता के जो लेखक हैं वो बनते हैं यहाँ पर अंचल। ठीक है, ये अपराजिता के लेखक हो जाते हैं। ठीक, और अंचल के अगर पूरे नाम की बात करेंगे, जो पूर्ण नाम है वो हो जाता है रामेश्वर शुक्ल। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए किसको अंचल कहा जाता है। तो रामेश्वर शुक्ल को जो है अंचल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है। जो गंगावतरण है वो किस छंद में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है रोला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। जो गंगावतरण है ये आपका लिखा गया है रोला में। और ये किसके द्वारा लिखित है, तो ये लिखा गया है जो आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। ठीक है, और ये रत्नाकर यहाँ पर नाम आ ही रहा है, रत्नाकर कृत, तो पूरा नाम इनका हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, रोला हो जाता है ये। रोला में जो प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्राएं देखने को आपको मिलती हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए रोला में कितनी मात्राएं होती है, इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ और, कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा प्रति अब राजनी कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है। किससे है इन पंक्तियों का जो है संबंध, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर प्रिय प्रवास से। ठीक है, प्रिय प्रवास किसकी कृति है, ये भी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहता है, किसकी कृति हो जाएगी, जो आपकी प्रिय प्रवास है। तो ये हो जाती है अयोध्या सिंह हरिओद की। ठीक है, हरिओद की जो है ये यहाँ पर कृति हो जाती है आपकी प्रिय प्रवास। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है। जो उद्धव शतक है उसके जो रचनाकार हैं वो कौन हो जाएंगे, तो उद्धव शतक के जो रचनाकार हैं वो हो जाते हैं आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं है। तो ये आपसे पूछा गया ये जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है, किसका कथन है। तो ये जो कथन है ये हो जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कहा गया है खड़ी बोली में है और ये जो है भारतेंदु जी का एक कथन हो जाता है। भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो कौन हो जाएंगे, तो भारत भारती के रचनाकार हो जाते हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, और इन्हीं को जो है राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रकवि किसको कहा जाता है, तो राष्ट्रकवि कहा जाता है आपका मैथिली शरण गुप्त को। और साहित्य की आत्मा जो है ये कहा जाता है आपका माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, ये आत्मा जो है इनको कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। फागु की भीर अभिरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, इसके रचनाकार कौन है। फागु की भीर अभिरन में गही गोविंद ले गए भीतर गोरी, तो इसके जो रचनाकार हैं वो हो जाते हैं यहाँ पर पद्माकर। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। तो शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है ये आपको बताना है। किसका कथन हो जाएगा ये, तो ये जो कथन है वो हो जाता है यहाँ पर देव कवि का। सी हो जाएगा इसका
करेक्ट आंसर। ठीक है, देव कवि का जो है ये हो जाएगा। भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास, और यह कथन किस कवि का है? भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास। तो ये जो कथन है ये हो जाता है आपका केशव दास का। ठीक है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो मतीराम का ग्रंथ नहीं है? तो रसविलास जो है ये मतीराम का नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रसविलास किसका है? तो ये हो जाता है आपका चिंतामणि का। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये किसका है। तो चिंतामणि का हो जाता है आपका रसविलास। ठीक है, बाकी रसराज, ललित ललाम और ये छंदर ये आपके मतीराम के हो जाएंगे। किस कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है बल्कि गुण के हिसाब से होता है? तो शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकाल कवि के संबंध में है? शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकाल कवि के संबंध में है, यह आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ये बिहारी के बारे में जो है कहा गया है शुक्ल जी के द्वारा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल। उपयुक्त जो पंक्तियां हैं वो किस भाषा में हैं ये आपको बताना है। किस भाषा में है ये पंक्तियां? तो ये हो जाती हैं ब्रज भाषा में। ठीक है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो कविता है ये आपकी लिखी गई है बिहारी की। ठीक है, तो बिहारी के द्वारा ही जो है ये पंक्तियां लिखी गई हैं। इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? कौन सी रचना जो सेनापति की है? तो इनमें से जो कवित रत्नाकार है ये हो जाती है आपकी सेनापति की। ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर सगुन दस की जो है सरसता यहाँ पर देखने को मिलेगी आपकी सूरदास के भ्रमर गीत में। डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो नंददास हो जाते हैं जो हैं जिनको जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक, तो शुद्धाद्वैत के हो जाते हैं यहाँ पर वल्लभाचार्य। ठीक है, और जो निम्बकाचार्य है ये हो जाते हैं आपके द्वैताद्वैतवाद के संवर्धक। जो शंकराचार्य हैं ये हो जाते हैं अद्वैतवाद के। और जो मध्वाचार्य है वो हो जाते हैं आपके द्वैतवाद के। ठीक है, ये सभी जो है आपको याद कर लेने हैं। दशरथ सुत तिहु लोग बखाना, बाकी इधर देखते हैं राम नाम का मरम है जाना। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर इसका राम नाम का मरम न जाना। ठीक है, उपयुक्त काव्य पंक्ति किसने कही है? किसके द्वारा कही गई है जो काव्य पंक्ति है? तो ये कही गई है कबीर दास के द्वारा। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और ये मूर्ति पूजा में जो है विश्वास नहीं करते थे कबीर दास जी। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? जो तुलसीदास हैं वो किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो ये हो जाते हैं तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद के जो दार्शनिक मत के भक्त कवि माने जाते हैं तुलसीदास। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के जो गुरु हैं वो हो जाते हैं यहाँ पर रैदास। बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? जो उपदेश रसायन रास है उसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार हो जाते हैं जिन दत्त सूरी। ठीक है, उपदेश रसायन रास के रचनाकार हो जाते हैं जिन दत्त सूरी। स्वयंभू की कृति का नाम है, जो स्वयंभू है उनकी कृति का क्या नाम है? तो स्वयंभू की जो कृति है वो हो जाती है यहाँ पर पौंचर्यु। पौंचर्यु जो है ये हो जाती है आपकी स्वयंभू की। जो आपकी पहुड़ दोहा है ये हो जाती है मुनीराम की। ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए किसकी है।
मुनीराम की हो जाती है। इसके बाद आती है आपकी जो पद्म पुराण है, तो ये हो जाती है आपकी महर्षि वेदव्यास की। ठीक है, एक आती है आपकी महापुराण, तो महापुराण हो जाती है आपकी पुष्य दंत की। ठीक है, इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? कौन सा है जो आदिकाल का कवि नहीं है? तो आदिकाल के आपके हो जाते हैं चंद्रवरदाई, जगनिक हो जाते हैं, दलपति विजय हो जाते हैं, लेकिन नाभादास जो है ये आपके आदिकाल के कवि नहीं है। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं अमीर खुसरो। बार बार ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। और इनके जो द्वारा रचित है, जो ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, उनमें खालिक बारी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, दो सुखने, गजल, ये सभी जो है आपसे पूछ लिया जाता है। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस काव्य से माना है? किस शब्द से माना है? रासो शब्द का जो संबंध है वो किस शब्द से माना है आचार्य शुक्ल ने? तो रासो का जो संबंध माना है आचार्य शुक्ल ने, वो माना है रसायन से। ठीक है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर रास से माना है तो ये माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने। रहस्य से माना है जो हमारे हैं श्याम लाल दास ने। ठीक है, और रासक से माना है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, रासक शब्द से रासो शब्द का संबंध माना है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे के पंक्ति किसके द्वारा रचित है? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, तो ये कहा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, अमीर खुसरो के द्वारा जो है ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पर, भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? जो भाषा काव्य संग्रह है वो किसकी कृति है? तो ये हो जाती है महेश दत्त शुक्ल की। ये हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? जो आदिकाल है उसको बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो ये जो नाम दिया गया है ये दिया गया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा बीजोपान का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? जो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक, तो ये हो जाता है किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस इतिहास के लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? 5000 कवियों का जो विवरण दिया है वो किसने दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर मिश्र बंधु, यानी ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो जाता है कौन से लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो वो दिया गया है आपका मिश्र बंधु के द्वारा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक जो संज्ञा शब्द है, तो इसमें भाववाचक कौन सा हो जाएगा? तो भाववाचक हो जाता है यहाँ पर बुद्धिमत्ता। ठीक है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर हमने जो है आपको करा दी है टोटल 125 क्वेश्चन। ठीक है, 120 क्वेश्चन आपके आने हैं, और यहाँ पर जो है 30 क्वेश्चन आपको जी के जीएस के आने हैं। और कल से जो है जी के जीएस की जो क्लास है वो आपकी शुरू हो गई है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आपको यूट्यूब चैनल से हमारे जुड़ जाना है, और अगर चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कल से जो है यहाँ पर जी के जीएस की भी आपको मैराथन क्लास देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।